नमस्कार। 15 शहर 15 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो चलिए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें। गुना में माफिया द्वारा बेशकीमती जमीन को हड़पने का बेहद सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। वहीं इस जमीन हड़पने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद अब पूरे मामले में जब जांच की गई तो बेहद सनसनीखेज मामले का खुलासा हो पाया है। दरअसल पूरा मामला सिंहवासा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर आरोपी अजब सिंह द्वारा 50 बीघा से ज्यादा जमीन कब्जाई गई थी। करोड़ों की इस जमीन पर कई वर्षों से आरोपी अजब सिंह का कब्जा था। इस मामले में जब प्रशासनिक अमले ने जांच की तो पता चला कि अजब सिंह खुद भी एक सरकारी शिक्षक है। सिंहवासा चक स्कूल में बतौर हेडमास्टर के रूप में काफ़ी वर्षों से पदस्थ है। हेडमास्टर रहते हुए अजब सिंह ने इस पूरी ज़मीन और न केवल ज़मीन बल्कि स्कूल की बिल्डिंग पर भी कब्जा कर लिया। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद अब प्रशासन फ्रंट फुट पर है और कार्रवाई जारी है और माना जा रहा है कि माफिया अजब सिंह के खिलाफ में अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी अब जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी मीडिया विभाग की एक अहम बैठक प्रदेश मुख्यालय में हुई। इस बैठक में विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर और मीडिया विभाग के प्रमुख लोकेंद्र पारासर शामिल हुए। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर बीजेपी ने बिग प्लान तैयार किया है। बीजेपी नागरिकता सहायक पदाधिकारी बनाकर जनता को जागरूक करने का काम CAA पर करेगी। ये पदाधिकारी पंचायत स्तर तक 3 सदस्यीय रूप में बनाए जाएंगे। बीजेपी ने 25 दिसंबर से पहले देश भर में अपनी टीम खड़ी करने की तैयारी की है, जो 3 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे। साथ ही साथ CAA पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 करोड़ धन्यवाद पत्र भेजने की भी तैयारी की गई है। इसके लिए देश भर में 10 लाख कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी की जाएगी। इसके साथ ही सभी सांसदों को उनके इलाके में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का सम्मेलन करने की ताकीद की गई है। साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता शरणार्थियों के प्रताड़ना की आपबीती के वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करेंगे और साथ ही साथ में कांग्रेस के झूठ को भी पर्दाफाश करने की बीजेपी ने तैयारी की है। बीजेपी ने अपनी जो रणनीति तैयार की है उसमें ये भी शामिल है कि कांग्रेस की ओर से CAA को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसका खुलासा भी जनता के बीच जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। सांसद KP यादव पर 420 का मामला दर्ज किया गया है। जाति प्रमाण पत्र में आय संबंधित गलत जानकारी देने के कारण मामला दर्ज किया गया है। KP यादव और उनके पुत्र सार्थक यादव पर धोखाधड़ी और गलत जानकारी देने के आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई है। 2019 लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी संसदीय सीट से दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले भाजपा सांसद डॉक्टर कृष्णपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके और उनके बेटे के खिलाफ सोमवार को FIR दर्ज की गई है। उन पर FIR कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा करने के कारण हुई है। इससे पहले 16 दिसंबर को मुंगावली SDM ने यादव और उनके बेटे के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था। ये कार्रवाई SDM द्वारा 2014 में बेटे सार्थक यादव को पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अपनी आय क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए से कम बताने पर की गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में पर्चा दाखिल करते समय यादव ने अपनी आय 39 लाख रुपए बताई थी। दोनों आय में अंतर होने पर मुंगावली के कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव ने इसकी शिकायत SDM से की। जांच के बाद SDM ने सांसद पर कार्रवाई करते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर इसका प्रतिवेदन SDM को भेजा था। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 466 और 181 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मुंगावली के विधायक ब्रजेंद्र सिंह का कहना था कि सांसद ने जो आय प्रमाण पत्र बनवाया था उसमें उन्होंने अपनी आय को जाति प्रमाण पत्र का फायदा उठाने के लिए क्रीमी लेयर के नीचे दर्शाया था।
उन्होंने किसी गरीब का हक मारा है, इसलिए उन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरे में लेते हुए कहा कि जब बीजेपी के नेता ही पर एफआईआर दर्ज हो रही है और वो जेल जा रहे हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने आखिर किया क्या है। तो वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस बदले की भावना से काम कर रही है। स्पाइस जेट में वीआईपी सीट अलॉटमेंट को लेकर कंपनी की सफाई के बाद अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी सफाई दी है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि उन्होंने जो सीट बुक कराई थी वो सीट उन्हें नहीं दी गई। ऐसे में उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। वो ना तो नियम को तोड़ती है और ना ही नियम को तोड़ने देंगी। स्पाइस जेट की दिल्ली भोपाल फ्लाइट में सीट बदलने को लेकर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवाद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। विवाद के बढ़ने पर विमान कंपनी ने अपनी सफाई दी है। कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि सांसद ने सीट 1A बुक कराई थी। फ्लाइट में पहली रो इमरजेंसी है, जिसमें सुरक्षा कारणों के चलते व्हील चेयर पैसेंजर को यह सीट अलॉट नहीं की जाती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एयरलाइंस के माध्यम से व्हील चेयर बुक नहीं की थी और यही वजह है कि उन्हें 1A की जगह 2A या 2B सीट लेने की बात कही गई थी। अब विमान कंपनी के बाद भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सफाई दी है। साध्वी का कहना है कि मैं सांसद हूँ, एक सन्यासी भी हूँ और मैं कभी भी किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करती हूँ। मैं उल्लंघन किसी को करने भी नहीं देती हूँ। ये मेरे सिद्धांतों में नहीं है। जहाँ तक मेरे टिकट का सवाल है, मैंने टिकट अतिरिक्त चार्ज देकर ही बनवाया था, क्योंकि मुझे रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है। मुझे स्पेसियस सीट की जरूरत थी और यही वजह है कि मैंने सीट आगे की बुक कराई थी। लेकिन जब मैं विमान में अंदर पहुंची तो मेरी सीट बदल दी गई थी और जब मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आगे की सीट पर सुरक्षा कारणों के चलते आपको नहीं बैठाया जा सकता है। हालांकि मैंने इसमें ये भी कहा कि मुझे रूल बुक दिखा दीजिए कि कहां पर कौन सी रूल बुक में नियमों को लिखा गया है, तभी मैं ये सीट छोड़ने को तैयार होंगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक जिम्मेदार सांसद हूँ, एक व्यक्ति भी हूँ। अगर मैं नियमों के तहत यात्रा नहीं करूंगी तो मैं जनता को क्या जवाब दूंगी। मैं किसी की भी दादागिरी किसी भी कीमत पर सहन नहीं करूंगी। ना हम नियम तोड़ेंगे और ना ही किसी को नियम तोड़ने देंगे। विमान में सीट बदलने के पीछे की सच्चाई भले ही कुछ और हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विवाद एक दूसरे के पूरक हैं। यानी भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जहां भी जाती हैं, एक नया विवाद उनके साथ जुड़ जाता है। ग्वालियर में एंटी माफिया सेल अब सरकारी जमीन पर बनाई गई माफियाओं की बिल्डिंग नहीं ढहाएगी। प्रशासन अब ऐसी बिल्डिंग को कब्जे में लेकर सरकारी दफ्तर संचालित करेगी। ऐसी बिल्डिंगों को अब पुलिस और राजस्व विभाग को दफ्तर खोलने के लिए दी जाएगी। प्रशासन का मानना है कि माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर बनाई गई बिल्डिंग को ढहाने में बेहद फिजूल खर्ची होती है। साथ ही नए सरकारी दफ्तर बनाने में भी करोड़ों रुपए का खर्च होता है। इस पहल के बाद न सिर्फ ढहाने में होने वाली फिजूल खर्ची बचेगी, वहीं नए भवनों को बनाने में लगने वाले करोड़ों रुपए से भी सरकार को राहत मिलेगी। शुक्रवार को हुए उपद्रव के बाद शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था, जो अब हटा दिया गया है। शांति व्यवस्था पटरी पे आने के बाद जबलपुर जिले के 4 थाना क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू हटा दिया गया है। शुक्रवार देर शाम बिगड़े हालातों के बाद जिला प्रशासन की ओर से थाना हनुमानताल, गोहलपुर, कोतवाली और आधारताल थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कर्फ्यू लागू होने के बाद शहर में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के साथ स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया था। 3 दिनों तक बढ़ती गई कड़ाई के बाद हालात सामान्य होने पर सोमवार सुबह सभी 4 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। बहरहाल जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। जिले के कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि और मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ जनों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया गया है। वहीं इस बात पर भी सभी ने भरोसा जताया है कि मामले में शांति व्यवस्था कायम रखी जाएगी और फिर किसी भी तरह के उपद्रव को पनपने नहीं दिया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर सीएए और एनआरसी के विरोध में जनसभा आयोजन के लिए बांटा जा रहा पर्चा जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि इस पर्चे के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की ओर से सुब्बा शाह मैदान में एकजुट होने की अपील की गई है। इस आम सभा में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी के शामिल होने के साथ ही कैबिनेट मंत्री तरुण भानोट और लखन घनूरिया के शामिल होने का भी जिक्र किया गया है। कल सुब्बा शाह ग्वालियर जिले में एक युवती ने तेजाब पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को युवती के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। मामला इंदरगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती ने तेजाब पी लिया है। पुलिस अस्पताल पहुंची तो पुलिस को पता चला कि युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है।
पुलिस ने मामले की जांच की तो उसे एक सुसाइड नोट मिला। ये सुसाइड नोट अखबार के टुकड़े पर लिखा गया था। सुसाइड नोट में युवती ने अजय नाम के युवक और उसकी पत्नी को मौत के लिए जिम्मेदार बताया। सुसाइड नोट में आगे लिखा है कि अजय ने खुद को अविवाहित बताया और युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके अलावा आरोपी अजय ने अश्लील वीडियो भी बनाया था, जिसके तहत आरोपी लगातार युवती को धमकी दे रहा था। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर अब सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक किसी का भी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और सुसाइड नोट में जिन नामों का जिक्र है उनकी तलाश की जा रही है। महिला अपराधों में जबलपुर चौथे स्थान पर है। बेलखेड़ा में हुई घटना के बाद यह बात फिर सिद्ध हो गई है। बहरहाल पीड़िता मेडिकल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। यह वारदात रविवार शाम की बताई जा रही है। पीड़िता के परिवार और गांव के दबंग परिवार के बीच काफी समय से खेत में से रास्ता निकालने को लेकर विवाद चल रहा है। 8 दिसंबर को भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने बेलखेड़ा थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर घर भेज दिया। रविवार की शाम एक बार फिर विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ लोग पीड़िता के घर में घुस गए और उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इस वारदात के बाद एसडीओपी और बेलखेड़ा थाने का स्टाफ गांव पहुंचा, जहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर संस्कारधानी में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बाद हाजिर हूं, चलिए फिर से शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए मतदान के बाद मतगणना से पहले कांग्रेस पार्टी निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों पे, खास करके ऐसे उम्मीदवारों पे जो जीत के प्रति आश्वस्त हो या फिर जीत में जिनकी भूमिका हो सकती है, उन पे अभी से डोरे डालने का काम शुरू कर चुकी है। कांग्रेस की ओर से स्थानीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और पीसीसी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे लोगों को, ऐसे प्रत्याशियों को चिन्हांकित करके रखे जो जीत दर्ज करके सदन तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जब महापौर का चुनाव होगा तो बहुमत के आधार पर होगा और कांग्रेस पार्टी बहुमत जुटाने के लिए अभी से निर्दलीय और अपने ही बागी प्रत्याशियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश में जुट गई है। बहरहाल मतगणना के बाद स्थिति स्पष्ट होगा कि किसकी सरकार बनती है और किसे बहुमत मिलता है, लेकिन कांग्रेस एक कदम आगे चल के पहले से सतर्कता बरतते हुए निर्दलीय और बागी को साधने में जुट गई है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस की तमाम कोशिशें शहर की सरकार बनाने में कितना कामयाब और कितना मददगार साबित होती है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 21 दिसंबर को संपन्न हुए, लेकिन राजधानी रायपुर के नगर निगम रायपुर में वार्ड क्रमांक 32 में जो बूथ क्रमांक है 399 में पुनर्मतदान कराया गया। पुनर्मतदान इसलिए वहां पर कराना पड़ा कि जिस तरह से वहां की जो निर्वाचन मतदाता सूची थी उसमें गड़बड़ी थी, उसके बाद वहां पर पुनर्मतदान कराया गया। पुनर्मतदान के बाद जिस तरह से इसमें 3 से 4 अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया है निर्वाचन आयोग ने कि आखिर इस तरह से जब गलती हुई जो मतदाता सूची थी उसके बाद इसमें आखिर गलती कहां पर हुई, उसका जवाब देने के लिए नोटिस भी निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। ये माना जाए कि जो वार्ड क्रमांक 32 में 399 बूथ क्रमांक में मतदान हो रहा था पूरी तरह शांतिपूर्ण निपटा है। अब 24 तारीख को वहां पर मतगणना होनी है। मतगणना की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। बैलेट पेपर से हुए मतदान के बाद अब मतगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी विशेष सतर्कता बरत रही है। मतगणना के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और किन किन बातों पर विशेष सतर्कता बरती जाए, इस बात की जानकारी देने के लिए पीसीसी की ओर से जारी निर्देश के बाद जिला कांग्रेस कमेटियों ने सभी पार्षद और उनके अभिकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी है, जिसमें बताया गया है कि बैलेट पत्र को कैसे छटाई के दौरान उस पर नजर रखनी है और कैसे स्याही के 1/4 और 1/3 भाग का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ बैलेट पत्र के पीछे शासकीय सील अगर प्रभावित होकर सामने की तरफ लग जाती है तो फिर उसके विवाद से निपटारा कैसे किया जा सके। तमाम बारीक पहलुओं पे विशेषज्ञों द्वारा कार्यकर्ताओं को और उनके अभिकर्ताओं को, पार्षद प्रत्याशियों को जानकारी दी गई है और साथ ही साथ कहा गया है कि जब तक मतगणना कार्य पूर्ण नहीं होगा, जब तक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नहीं मिल जाएगा, तब तक टेबल नहीं छोड़ना है और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में पीसीसी को तत्काल सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पीसीसी की ओर से भी कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसमें प्रदेश भर में होने वाले मतगणना पर नजर रखी जाएगी और कहीं भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कतें होगी तो लीगल टीम के द्वारा उस पे आगे कार्रवाई या आगे
कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रशिक्षण के साथ साथ आला नेता इस पर नजर रखेंगे कि कहीं पे भी कोई दिक्कतें ना हो। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये तमाम तैयारियां मतगणना को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में कितना कारगर होती है और कितना असर दिखाती है। 15 शहर 15 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी रहेगा। नमस्कार।